हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संख्यानंद पर। आज हम कक्षा 10 का अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं इस प्यारे से चैप्टर को और समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो देखिए, सबसे पहले इस अध्याय में हम क्या क्या सीखेंगे। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं और इसको मूल को ज्ञात करने की 3 विधियां। ठीक है, अभी आपको ये शब्द थोड़े अजीब लग रहे होंगे, मूल क्या है, इसके मानक रूप क्या है, लेकिन अभी हम आगे समझेंगे पूरा इसके बारे में। और महत्वपूर्ण अवधारणा समझेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट डी क्या होता है, मूलों की प्रकृति के बारे में समझेंगे और सही विधि कैसे चुने और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप्स क्या रहेंगे, ये सारे हम इस वीडियो में पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं धमाकेदार। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक परिचय समझ लीजिए। सबसे पहले आप कि मैं आपसे बोलूं कि कल्पना करना है कि आयताकार आयताकार एक बॉक्स है, मैदान है, जो कि इस तरीके से बना हुआ रहेगा। आयतकार है तो ठीक है। अब आयत के आकार में इसकी लंबाई रहती है और एक चौड़ाई रहती है। तो इसका क्षेत्रफल मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल 300 है। इसका क्षेत्रफल मान लीजिए अपने 300 वर्ग मीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। और इसमें बोला है शर्त क्या है कि जो मैदान की लंबाई है इसकी चौड़ाई से, मैदान की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि अगर इसकी चौड़ाई कितनी है, मान लेते हैं अगर इसकी चौड़ाई x है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई x है, मतलब यहाँ से लेके ये लंबाई पूरी यहाँ से x लंबाई है। और उसने बोला है कि मैदान की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो देखो, चौड़ाई का दुगना किया तो 2x हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा अपने को यहाँ मिल जाएगा 2x + 1, यानी कि इसकी चौड़ाई x हो जाएगी और इसकी लंबाई 2x - 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम आपसे बोले कि इसका क्षेत्रफल ने कितना दिया है, इसका क्षेत्रफल ने दिया है 300 वर्ग मीटर। तो देखो, हम जानते हैं कि जो अपना आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के। देखिए, लंबाई का मान कितना है अपने पास, 2x + 1, और चौड़ाई का मान कितना है अपने पास, x है। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, 2x² + x। अगर देखो, ये था हमारा क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा ये। और क्षेत्रफल कितना दिया अपने को क्षेत्रफल दिया है 300 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 300 इसका मान हो जाएगा। मतलब कि अगर अपन x का जो मान कौन सा रहेगा जिससे कि अपना आंसर 300 हो जाए, तो इस तरीके से जो व्यक्त करने का तरीका है, यह एक द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये इस तरीके से जो x का कोई मान रखेंगे और अपना जो आंसर आ जाएगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला मान और राइट हैंड साइड वाले मान के बराबर आ जाएगा, तो अपना ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं द्विघात समीकरण क्या है। इसको परिभाषा के रूप में समझ लीजिए पहले आप। कैसे कि कोई भी द्विघात समीकरण, कोई भी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देखो, कोई भी समीकरण में क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए कि एक रहता है अपनी साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष, एक बराबर रहता है, बीच में बराबर रहता है एक, इसके लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा रहता है और एक राइट हैंड साइड कुछ लिखा रहता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर इसमें हमारे पास जो चर है इसकी अधिकतम घात कितनी आए, अधिकतम घात 2 आती है, तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। चर का मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था चर क्या होते हैं। तो देखिए, अगर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द्विघात समीकरण है तो कैसा रहेगा। सबसे पहले देखिए आप इसको कि यहाँ पे क्या लिखा है, x की घात 2 ऋण 5x, यहाँ पे देखिए नीचे x की घात 2 ऋण 5x धन 6 बराबर 0। यहाँ पे अपना चर कौन सा है, चर क्या है अपना, चर है अपना x है। ठीक है, चर क्या है, x है। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी लगी, यहाँ पे 2 लगी है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। तो हाँ, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा अपना। दूसरे की बात करें हम, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3x धन 7 बराबर 0, 3x धन 7 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर अपना चर क्या है, x है। ठीक है,
साथ में उसमें 3 इसका गुणांक है। इसमें अधिकतम घात कितनी लगी है? 1 लगी है। 1 लगी है घात, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यह होगा कौन सा? यह होगा, ध्यान से समझिए, यह रैखिक समीकरण होगा। ठीक है। अब इसके बाद तीसरे की बात करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो अपने चर है यहाँ पे क्या क्या है? x की घात 3 है और ऋण x की घात 2 है। अब देखिए इसमें x की घात 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, लेकिन हमको देखना है अधिकतम घात। तो अधिकतम x की सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या लगी है? 3 लगी है। अगर ये 3 लगी है तो ये द्विघात समीकरण नहीं, ये अपना त्रिघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे समझते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। देखिए मानक रूप वो होता है जैसे कि कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो जिसका एक सांचा रहता है, उसी मूर्ति में, या इंसान की बात करें तो इंसान के पास 2 आंखें रहती हैं, एक नाक रहती है, एक मुंह रहता है। इसी तरह के इस द्विघात समीकरण का रूप किस तरीके से दिखाई देगा अपने को? यहाँ पर देखिए इसको लिखा जाता है अपन ax² + bx + c = 0। ठीक है, इस तरीके से लिखाएंगे, लिखा रहता है। यहाँ पे जो x रहता है ये अपना चर कहलाता है, जो अपना x रहेगा वो अपना क्या कहलाएगा? चर। ठीक है। और इसके बाद a b c जो रहते हैं, ये b c अपनी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं जिनका मान फिक्स रहता है, और चर का मान फिक्स नहीं रहता, इसका मान अलग अलग चेंज हो सकता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे x² के बाजू में क्या लिखा है? x² के बाजू में लिखा है a, तो अपन a को क्यों बोल देंगे x² का गुणांक। ठीक है। अब x के बाजू में क्या लिखा है? b, तो b को बोल देंगे x का गुणांक, और c अपना क्या हो जाएगा? जिसमें कोई गुणांक नहीं लगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जो द्विघात समीकरण रहता है जिसमें a का मान कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, इस बात को याद रखना। और ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर x a की जगह 0 रख दें, मान के चलिए अपन ने जो यहाँ पे अपना एक द्विघात समीकरण था, यहाँ पे अपन ने a की जगह 0 रख दिया, तो 0 रखने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपना a का मान 0 होने से जो x² का गुणांक भी 0 हो जाएगा, और जब 0 का गुणा x² में होगा तो अपना समीकरण कैसा बचेगा? bx + c। और यहाँ पे समीकरण बचा है तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी कहलाएगी? 1 ही कहलाएगी। तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए? द्विघात समीकरण के लिए चाहिए x की घात 2, तभी द्विघात समीकरण रहता है। लेकिन अगर x की घात 1 आ रही है तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, अगर x की घात 1 आती है तो ये रैखिक समीकरण बन जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास जो x² के साथ a लिखा हुआ है, मतलब x² का गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखेंगे ग्राफी विधि से समझेंगे कि हमारा द्विघात समीकरण कैसे बनता है और क्या होता है इसका मतलब। तो समझ लीजिए सबसे पहले कि जब किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाते हैं, अब कैसे ग्राफ बनाओगे आप? देखिए अपना जो द्विघात बहुपद रहता है इसको अपन पहले y के रूप में मान लेते हैं, y = ax² + bx + c। अगर इसमें हम x के मान रखते जाएं तो हमको y का मान मिलता जाएगा, या फिर y का मान रखें तो हमको पूरा x का मान मिलता जाएगा। अगर इन सभी मानों का हम एक ग्राफ बनाएं तो अपना एक ग्राफ एक परवलय के आकार का होता है। ठीक है, परवलय आप लोग इस तरीके से बनता है परवलय। ठीक है, तो जब हम x के मान रखें और y का जो मान मिलता जाए, इन सभी मानों को लेकर के हम जो अपना कार्तीय तल रहता है इसमें हम ग्राफ बनाएं तो अपना एक परवलय के आकार का बनता है। इसको अपन यू आकार भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो अब कैसे बन सकता है। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं कि अपना ये रहता है क्या? कार्तीय तल इस तरीके से रहेगा, इसमें x अक्ष रहेगा, एक y अक्ष रहेगा। ये हो जाएगा अपना y अक्ष, ये हो जाएगा अपना x अक्ष, ये हो जाएगा अपना y अक्ष। ठीक है, तो देखो अपना जो ग्राफ कैसे बन सकता है, देखना अपना ग्राफ बनाने के लिए 2 कंडीशन है। एक ग्राफ अपना कैसा बन सकता है? इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, या फिर अपना ग्राफ इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा अपना, हम इसमें x के मान जो रखते जाएंगे और y के मान मिलते जाएंगे, इससे अपना 2 ग्राफ बस तैयार हो सकते हैं। तो देखिए अगर अपना ग्राफ ऊपर की ओर बन रहा है, अगर अपना जो ग्राफ है ऊपर की ओर बन रहा है तो a का जो मान रहेगा 0 से बड़ा रहेगा, और अगर ग्राफ नीचे की ओर बन रहा है तो a का मान 0 से छोटा रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण के मूल क्या कहलाते हैं? हम क्या करेंगे, x के
x के वे मान जिन्हें समीकरण में रखने पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का परिणाम 0 हो जाए तो समीकरण के मूल कहलाते हैं। देखिए, अगर अपने पास एक द्विघात समीकरण किस तरीके से लिखा हुआ रहता है, अपना द्विघात समीकरण रहता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा लिखा रहता है। अगर हम x का कोई मान रखें, यहाँ पे जहाँ जहाँ x लिखा है उसका कोई मान रख रहे हैं और इस पूरे का आंसर अपना 0 आ जाए तो जो मान हमने रखा है वो इसका मूल कहलाएगा। ठीक है, तो यानी इस द्विघात समीकरण पर x का वो मान जो इसको 0 कर देता है इसका मूल कहलाता है। इसको परिभाषा इसकी रहेगी कि x के वे मान जिन्हें समीकरण में रखने पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए तो उन्हें समीकरण के मूल कहते हैं। अब देखिए, ग्राफी अर्थ समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अपने द्विघात समीकरण रहता है उसमें उसकी आकृति कैसे बनती है अपनी, मैंने अभी बताया था परवलय के आकार का, इस तरीके से। इसको यहाँ समझ लेते अपन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अपना जो द्विघात समीकरण रहता है उसका आकार इस तरीके से बनता है। अगर हम मूल की बात कर रहे हैं तो अपना ये द्विघात समीकरण बना कैसे, इस तरीके से बन गया है। ये द्विघात समीकरण अपना लिखने का तरीका रहेगा इसका y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा रहेगा। और ये देखिए कहाँ कहाँ पे जो अपना x अक्ष ये था, ठीक है, ये देखिए x अक्ष को कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, एक बिंदु पर और एक दूसरे बिंदु पर। तो जहां जहां ये ग्राफ x अक्ष को छू रहा है वह इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। ठीक है, जिस जिस बिंदु पर छू रहा है। ठीक है, तो इसमें आप समझ लेते हैं कि ग्राफ में परवलय x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है वे ही समीकरण के मूल कहलाते हैं, वे बिंदु ही समीकरण के मूल कहलाते हैं। अब देखिए, अधिकतम घात की बात करें। अब द्विघात समीकरण में क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 होती है इसलिए भी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल 2 हो सकते हैं, प्रायः जिनको हम अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। अगर देखिए, अपना ये द्विघात समीकरण हमने लिखा था कैसे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे हमने बताया था आपको कि x की अधिकतम घात कितनी लगी है, यहाँ पे 2 लगी है। अगर x की अधिकतम घात 2 है तो इसके सिर्फ 2 मूल ही निकाल सकते हैं। अगर इसको हम ग्राफ में बना करके देखते हैं तो ग्राफ अपना कैसा बनता है, ग्राफ इस तरीके से बनता है इसका। ठीक है, यहाँ पर भी सिर्फ अधिकतम परवलय में सिर्फ 2 ही बिंदु ऐसे रहेंगे जिन पर कि ये x अक्ष को टच कर सकते हैं, इसलिए इसका अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, जिनको अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। आगे हम समझते हैं कि इनको मूल जो हमने बताया कि 2 मूल होते हैं उनको ज्ञात करने की विधि कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए उन विधियों के बारे में समझ लेते हैं कि इन जो मूलों को हमने ज्ञात करना है, मतलब अल्फा और बीटा के जो मान ज्ञात करना है, इनको कौन कौन सी विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करना रहता है कि जो अपना ये द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है तो इसका जो बीच वाला पद क्या है, bx है। बीच वाले पद bx को ऐसा तोड़ना रहता है कि जो दो संख्याएं बनेंगी उनका योगफल कितना हो, b हो, और अगर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल करें तो अपना क्या हो जाए, a प्लस सी, a गुणा c के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं, जो कि उदाहरण एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर देखिए आपके पास क्या है, एक द्विघात समीकरण क्या है, 2x² ऋण 5x धन 3 बराबर 0। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि उनका योग कैसा रहे, b के बराबर रहे। यहाँ पे देखो ऋण 5 को ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनका योगफल करने पर हमको ऋण का 5 मिल जाए। और देखो इसकी दूसरी कंडीशन क्या थी, इनका गुणनफल करने पर हमको a गुणा c मिल जाए। तो सबसे पहले हम a गुणा c देखते हैं, a गुणा c कितना हो रहा है, 2 गुणा 3। ठीक है, तो यानी कि 6 मिल रहा है। तो देखो हमको ऋण के 5 को ऐसे तोड़ना है कि इनका गुणा करने पर, इन दोनों ऋण के 5 को ऐसे तोड़ना है कि उन संख्याओं का गुणा करने पर हमको 6 मिले और गुणा करने पर 6 मिले और जोड़ने या घटाने पर उनको ऋण के 5 मिल जाए। तो देखो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम ऋण के 2 और ऋण के 3 को तो गुणा करेंगे तो 6 मिल जाएगा हमको, और ऋण के 2 और ऋण के 3 को गुणा करेंगे तो ऋण के 5 मिल जाएगा।
यानी कि अपना पहला काम रहता है गुणनखंड विधि में जो बीच वाला पद रहता है उसको तोड़ने का, तो हम इस तरीके से इनको तोड़ सकते हैं। अब आगे देखें कि तोड़ने से क्या कर सकते हैं हम आगे। जैसे कि देखो हम इसी समीकरण की बात करें, हमने भी क्या किया था, अपने पास जो समीकरण था किस तरीके से, 2x² ऋण 5x धन 3 बराबर 0। तो हमने देखो जो ऋण के 5x था इसको तोड़ लिया किस तरीके से, ऋण के 2 और ऋण के 3 में। अब इसको करने के बाद क्या हो सकता है, देखिए अगर हम इसमें से देखिए इतने भाग को देखें, हम पहले इतने भाग को देखें, सामने वाले को और पीछे वाले भाग को देखें, तो देखो पहले वाले भाग से हम लिख सकते हैं क्या, इसमें 2x, ठीक है, स्क्वायर लगा है, मतलब कि इसमें रहा होगा x गुणा x और ऋण के 2x, ठीक है, पहले वाले भाग से। तो देखो अगर हम देखें कि अगर हम इसका 2x और इससे भी 2x कॉमन निकाल लें, बाहर निकालें, तो क्या हो जाएगा, 2x अंदर क्या बचेगा, x, इसका बचेगा ऋण का 1, ये बच जाएगा अपने पास। और अगर हम दूसरे वाले भाग की बात करें, दूसरा वाला भाग क्या लिखा है अपने पास, अपने पास लिखा है ऋण के 3x धन के 3। तो देखिए अगर इससे हम ऋण के 3 कॉमन ले लें, यहाँ से अंदर क्या बचेगा, x ऋण 1, ये बचेगा। तो अपन इसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पे ऋण के 3 और x ऋण 1, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए अगली स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसमें भी x ऋण 1 है और इसमें भी x ऋण 1 है, तो इसको एक बार लिख लें x ऋण 1 और इस तरफ लिख लेंगे 2x ऋण 3, क्योंकि इससे 2x बचा और इससे 3 बचा और इससे 2x बचा, ठीक है, इतनी बात। अब इसके पूरे बराबर में क्या चल रहा है, अपना 0 चल रहा है। तो देखिए इस कंडीशन के बाद हम क्या कर सकते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे दो संख्याएं हैं अपने पास, कौन कौन सी, एक संख्या अपने पास x ऋण 1 और एक संख्या है 2x ऋण 3। अगर इन दोनों का गुणा करने पर 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब या तो फिर x ऋण 1 0 रहेगा अपना, या फिर दूसरी संख्या 2x ऋण 3 बराबर 0 रहेगा। तो देखिए अगर x, इस साइड देखिए अब कि अगर x ऋण 1 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1, इस तरफ आके x बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर अपने पास 2x ऋण 3 बराबर 0 हो रहा है, तो x जो पूरी संख्या इस तरफ आके क्या हो जाएंगी, x बराबर 3/2। तो देखिए यहाँ पे अपने को x का मान क्या मिला, पहला मान मिला x का अपने को 1 और दूसरा मान में क्या मिला 3/2। तो देखिए जो x के दो मान मिल रहे हैं ना, इनको ही हम मूल बोलेंगे। तो यहाँ पे अल्फा का मान लेते कितना जाएगा 1 और बीटा का मान कितना जाएगा अपने पास 3/2। इस तरीके से अपने दो मूल निकाल सकते हैं। अब देखिए दो मूल निकालें, अगर इसको आप इस समीकरण में रखेंगे, इन दोनों मूलों को आप इस समीकरण में रखेंगे x की जगह पर, तो इस समीकरण का पूरे का मान ये 0 कर देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझते हैं। एक विधि हमने समझ ली, गुणनखंड विधि। अब हम समझते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि जो अपना इसको जब अपने पास एक द्विघात समीकरण रहता है, तो सबसे पहला काम क्या कर देंगे इसमें हम कि जो अपना एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसको 1 बनाएंगे। मतलब अगर अपने पास लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके से लिखा हुआ है, बराबर 0 है। तो देखो पहला काम क्या करेंगे, जो अपने पास इस समीकरण में क्या है, एक्स का स्क्वायर का गुणांक कितना a है, तो इसको क्या करेंगे पूरे समीकरण में a से भाग दे देंगे, जिससे कि इसका गुणांक 1 बन जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखा है, जो अपने पास अचर पद c को दूसरी तरफ ले जाते हैं, मतलब कि अपने पास जो बचा हुआ है x² बच चुका है अपने पास यहाँ पे, प्लस b/a हो जाएगा, क्योंकि अपन a से भाग दिया है, प्लस c/a हो जाएगा। ये हो जाएगा पहले स्टेप से। हम क्या करेंगे, जो c/a है इसको बजा देंगे बराबर के दूसरी तरफ। तो बराबर के दूसरी तरफ बजाने पे क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आके लड़का c/a हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो जो x का गुणांक है इसके आधा कर देंगे और इसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो फिर देखो 200, फिर अपना बन जाएगा a² प्लस b प्लस माइनस b²। तो इस तरीके से अपन इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए अगले वाले में, क्योंकि पहली वाली जो विधि मैंने आपको बताई ये थोड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगी, ये वाली विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूत्र विधि और पहली गुणनखंड विधि। तो देखिए जो सूत्र विधि बोलते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका एक दूसरा नाम क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र, इस सूत्र को बोलते हैं, क्योंकि इस विधि को श्रीधराचार्य जी ने दी थी, तो इसलिए उनके नाम पर इसको धराचार्य सूत्र भी बोलते हैं।
अब देखिए अपने को सबसे पहले अगर गुणनखंड करते बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो हम इस सूत्र विधि का यूज करके सारे गुणनखंड सारे मूल निकाल सकते हैं, मतलब कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल निकाल सकते हैं। यदि देखिए यदि समीकरण कैसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है तो इसका सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है x बराबर ऋण के बी एक्स प्लस माइनस करने के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये सूत्र होता है। यहाँ पे अपने को जो प्लस माइनस का इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस सूत्र को आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर हमको द्विघात समीकरण की सहायता से मूल निकालना है तो द्विघात समीकरण के मूल निकालना है तो हमको इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। सूत्र का उपयोग करने से पहले हमेशा ए बी सी के मूल प्लस माइनस सहित लिख लें अलग से। अगर हमको सूत्र का यूज करना है तो जितना कुछ समीकरण में दिया हुआ है तो उसमें जितने कुछ भी ए बी सी के मान दिए हैं उनको अलग से पहले लिख लेना चाहिए, जिससे कि हमको गलती होने की संभावना नहीं रहती। आगे देखते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। देखिए अगर देखिए इस सवाल को हम देखें, सवाल अपने पास क्या लिखा है, 2x² ऋण 7x धन 3 बराबर 0। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि एबीसी के मान अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे ए का मान कितना दिया है अपने पास, ए का मान अपने को दिया है 2x, ए का मान है 2, बी का मान ऋण के 7 है और सी का मान 3 है। उन सभी मानों को हमने यहाँ पे रख लिया है। अब देखिए सूत्र अपना क्या था, सूत्र लिख लेते एक बार अपन, जिससे कि आपको याद रहे। सूत्र बताया मैंने आपको, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये होता सूत्र अपना। अब देखो इस सूत्र में अगर हम इन सभी मानों को रखेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, ऋण के 7 है, तो सबसे पहले अपना ऋण के 7 है तो यहाँ पे आ जाएगा ये पहले वाला ऋण का निशान जो अभी सवाल में अपने दिया हुआ है और साथ में b का मान ऋण के 7। इसके बाद प्लस माइनस कहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास, देखिए इस सूत्र में लिखा है ना प्लस माइनस, तो इसकी जगह अपन प्लस माइनस लगा देंगे यहाँ पर। फिर करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो करनी में देखिए करनी के अंदर रखेंगे बी स्क्वायर, मतलब कि जो अपने ऋण के 7 है इसका स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, 4 गुणा 2 गुणा 3 लिख लेंगे। अब देखिए ऋण का 7 अंदर का गुणा होगा तो ये दोनों प्लस के बन जाएंगे। इस तरफ देखिए कि जब ऋण के 7 का गुणा अंदर होगा तो ये दोनों प्लस के 7 बन जाएंगे, और प्लस माइनस 7 ऋण के 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और ऋण का 4 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, ऋण के 24 और बटे 2a। यहाँ पे 2 क्या है अपना, ये 2 लिखा है और इंटू में 2 है, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। तो देखो सबसे पहले 49 में से 24 जाएंगे कितना बचेगा, करनी 25 बचेगा। इस तरीके से x बराबर क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ मिल जाएगा ऋण के 7 प्लस माइनस 5 बटे 4। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम प्लस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पे क्या हो जाएगा अपना, प्लस चिन्ह लेने पे क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 बटे 4, 7 5 12 बटे 4, यानी कि पहला मान कितना मिल जाएगा अपने को, 3 मिलेगा, पहला मान 3 मिल जाएगा। और अगर x बराबर ऋण का निशान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ऋण 5 बटे 4, 7 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, 2 बटे 4, यानी कि 1 बटे 2 बचेगा अपने पास यहाँ पे ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको x के यहाँ पे 2 मान मिल गया, अपने को एक मान कितना मिला, 3 मिला, और दूसरा मान कितना मिला, 1 बटे 2 मिला। इस सूत्र विधि का यूज हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अपने पास रहता है विविक्तीकर। तो विविक्तीकर क्या होता है, द्विघात जो अपना द्विघात सूत्र में वर्गमूल के अंदर वाला जो भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह हमें बिना हल किए मूलों के बारे में बता देता है। मतलब अगर हमको उसको मूल के बारे में सिर्फ जानकारी प्राप्त करना है तो हम विविक्तीकर की सहायता से इसको निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने भी आपको बताया था कि द्विघात समीकरण के अंदर जो करनी में लिखा हुआ भाग रहता है वो अपना विविक्तीकर कहलाएगा। करनी में क्या लिखा था अभी अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट बोलते हैं, इसलिए इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कैसे बताता है मूलों के बारे में, तो देखिए सबसे पहले अगर जो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान
निकाला और एक धनात्मक संख्या आ गई, वो मतलब संख्या वो 0 से बड़ी है, तो देखिए इसके दो भिन्न और वास्तविक मूल निकलेंगे। ठीक है, और अगर जो डी का मान 0 आया है तो जो इसके जो दो मूल निकलेंगे वो मूल बराबर रहेंगे और वास्तविक रहेंगे। ठीक है, मतलब जो अपने x के दो मान पिछले सवाल में मिल रहे थे, वहां पर अपने को सिर्फ x का एक ही मान मिलेगा और दोनों का मान मतलब दो मान मिलेंगे, लेकिन दोनों मान ही वो बराबर रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद तीसरा रहता है डी का मान क्या रहे अपने पास, अगर 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक मान मिल रहा है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं रहेगा। ठीक है, इस समीकरण को 10वीं कक्षा में हल नहीं कर सकते, हमको सिर्फ आप देखिए 10वीं कक्षा में सिर्फ आपको ये दोनों तरीके के सवाल मिलेंगे। कौन सा, एक डी का मान 0 वाला और यहाँ पे डी का मान 0 वाला और डी का मान बड़ा है 0 से, मतलब कि धनात्मक मान मिलेगा डी का और एक 0 मिलेगा। अगर आपको ऋणात्मक मान मिल रहा है तो आप बोलोगे इसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी क्या होती है। अगर देखो मैंने भी आपको बताया था कि जब हम द्विघात समीकरण को ग्राफ में बनाते हैं तो एक कैसा बनता है, अपना परवलय के रूप में बनता है। अगर ये अपना ग्राफ, यहाँ पर ग्राफ को देखिए अच्छे से, अगर ये अपना ये ग्राफ ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, अगर हमारा ये ग्राफ सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रहा है, ठीक है, एक बिंदु पर टच कर रहा है, इसका मतलब रहता है कि डी का मान 0 आ रहा है, तो जहां पे टच कर रहा है वही बिंदु पर एक्स के मान क्या कहलाएंगे अपने, वही बिंदु पर जो दो एक से मान मिलेंगे, क्योंकि एक बिंदु पर ही टच कर रहा है तो वही मान इसके मूल कहलाएंगे। दोनों मान अपने को यहीं पे मिल जाएंगे वो। अगर इसके अलावा हम देखें कि भाई अपना जो एक्स वाई अक्ष एक्स अक्ष है और जो अपना ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बिंदु पर टच कर रहा है, दो बिंदु पर टच कर रहा है, मतलब कि एक बिंदु ये मिला है और दूसरा बिंदु ये मिला है, तो यहाँ पे अपने को अलग अलग दो मान मिलेंगे। यहाँ पे जो ग्राफ है एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा है, इसलिए दो मान मिलेंगे जो कि अलग अलग रहेगा। और इस कंडीशन में जो अपने डिटर्मिनेंट का जो मान आएगा 0 से बड़ा आएगा। और तीसरी कंडीशन क्या करें कि अगर अपने पास देखिए एक ग्राफ बना हुआ है ऐसा है, लेकिन जो ग्राफ है जो एक्स को कहीं टच ही नहीं कर रहा है, अगर टच नहीं कर रहा है तो जो अपना डी का मान रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे डी का मान क्या रहेगा, 0 से छोटा रहेगा और इसके मूल ग्राफ नहीं हो सकते। अगर एक बिंदु पे थोड़ा सा और रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको मैं कि अगर देखो दो बिंदुओं पे टच कर रहा है, यहाँ वो दो बिंदुओं पे टच कर रहा है तो उसके दो मूल निकलेंगे और दो अलग अलग मूल निकलेंगे। अगर एक ही बिंदु पे टच कर रहा है तो इसके दोनों मूल बराबर रहेंगे। ठीक है, और इसमें डी का मान 0 निकलेगा। अगर डी का मान ऋणात्मक आ रहा है तो ग्राफ कभी भी एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न देखकर कौन सी विधि चुने, हमने दो विधि कर चुके हैं, एक गुणनखंड विधि करी है और एक द्विघात सूत्र विधि की है। तो देखिए अगर आपके जो मध्य पद रहता है अपना, मतलब कि अपना द्विघात समीकरण कैसा था, मैंने आपको बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में बराबर 0 के रूप में था। तो उसमें मध्य पद क्या है, bx वाला, यानी कि b वाला। अगर ये b ऐसा टूट रहा है कि a और c का गुणा करने पर हमको b का मान मिल जा रहा है, b के टुकड़े करने पर, तो हम गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम इस कंडीशन में द्विघात सूत्र विधि का यूज करेंगे, मतलब श्रीधराचार्य विधि का यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए कि विद्यार्थी गलती कहाँ करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी कहाँ करते हैं कि देखिए अगर आपका जो समीकरण किस तरीके से लिखा है, मान के चलिए इस समीकरण लिखा है x² ऋण 5x धन 6। अब हमको थोड़ा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो b का मान रहेगा, क्या b का मान क्या रहना चाहिए, यहाँ पे b बराबर रहना चाहिए ऋण के 5। ठीक है, लेकिन विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि जो b बराबर ऋण के 5 ना लिख करके b बराबर लिख लेते हैं डायरेक्ट 5। यहाँ पे गलती हो जाती है, इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर अपन जो ऋण के 5 नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे जो अपना आंसर रहता है x का मान, यहाँ पर के वो उसका मान थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऋणात्मक धनात्मक बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब इतना जो हमने चैप्टर में किया है उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इतना कुछ जो मैंने बताया है पूरे चैप्टर में सिर्फ इतना ही आपका बेसिक है। अगर इतना जान रहे हो आप लोग तो आप कोई सा भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि जो हमने बताया पूरा तो उसके बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो मैंने बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा,
जहां पर a बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, पहली कंडीशन बताई थी मैंने आपको ये। इसके बाद दूसरा मैंने क्या बताया था, डी के बारे में बताया था कि डी का मान क्या कहाँ यूज करते हैं हम, मूलों की प्रकृति के लिए करते हैं। डी का मान कहाँ करते हैं, मूलों की प्रकृति के लिए। ठीक है, मूलों की प्रकृति के लिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण, जहां अपनी गुणनखंड विधि काम नहीं करती है वहां पे अपन यूज करते हैं क्या, ये द्विघात सूत्र करते हैं, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हमको x के मान मिल जाते हैं। ठीक है, जिनको अपन अल्फा बीटा, अपने जो दो मूल होते हैं उनको अल्फा एक को लिख सकते हैं और एक दूसरे को लिख सकते हैं बीटा। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा था कि मूलों की प्रकृति के बारे में, जो अभी हमने आपको बताया कि डी का जो मान रहेगा उससे हम प्रकृति निकालेंगे। अगर डी का मान धनात्मक आ रहा है तो उसके दोनों मूल कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे और अलग अलग रहेंगे। अगर डी का मान अपना क्या आ रहा है, 0 आ रहा है तो दोनों मूल कैसे रहेंगे, सॉरी डी का मान अगर बड़ा आ रहा है 0 से तो दोनों मूल अलग अलग रहेंगे और वास्तविक रहेंगे। और डी का मान अगर 0 आ रहा है तो दोनों मूल कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। और डी का अगर मान 0 से कम आ रहा है, ऋणात्मक मान आ रहा है, तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर के बारे में देखें कि आपको बोर्ड में क्या क्या ध्यान रखना है और इसको सवाल को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा कि इन सवालों को करते टाइम, परीक्षा में प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले दिया है लिख लीजिए, उसमें एबीसी के जो मान रहते हैं उनको लिखना है अपने को। फिर इसके बाद जो सूत्र का यूज कर रहे हैं उनको अलग एक बॉक्स बना करके लिखना है, जिससे कि अलग से मार्क्स आपको मिल जाते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन मतलब गणना बिल्कुल साफ सुथरी करें, ग्राफ कार्य पेज के दाईं ओर या फिर पीछे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, पहले। और इसके बाद अंतिम क्या है, अंतिम उत्तर को हमेशा बॉक्स में बंद करें और अंत में अतः समीकरण के मूल, जो भी मूल निकालने के लिए आपसे बोलेगा वो बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट में देखें कि भाई आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दो मैंने बताए हैं, इनका आप लोग वीडियो को पोस्ट कीजिए और साथ में इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा इसको कमेंट में बताइए। भाई इतना अपने चैप्टर में था वो अपन पूरा कर चुके हैं। अब चलिए, जितना कुछ चैप्टर नंबर 4 में था द्विघात समीकरण के बारे में जानने के लिए बेसिक पूरा, वो पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के सवाल करेंगे। तब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए।